हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में और देखने वाले हैं न्यायपालिका के लिए कितने से लेकर कितने तक आर्टिकल आता है और न्यायपालिका हमारा किस भाग में दी गई है और न्यायपालिका की जो शक्ति है, इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन सारे फैक्टों को भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो न्यायपालिका के लिए जो भाग आता है तो भाग इसके लिए दिया हुआ है आपका 5। भाग 5 में ये दिया हुआ है और इसके लिए जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक दिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो दिया हुआ है आपका 124 से लेकर 147 तक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो भारत की न्यायपालिका है वह स्वतंत्र एवं एकीकृत है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि भारत की न्यायपालिका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र एवं एकीकृत है। क्या है? स्वतंत्र एवं एकीकृत। अब मैं बात करूं कि जो भारतीय न्यायपालिका का प्रावधान है क्या है, अगर न्यायपालिका का जो प्रावधान है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब मैं बात करूं कि जो आपका न्यायपालिका की व्यवस्था है भारत में वो किस अधिनियम से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका 1935 के अधिनियम एकल न्यायपालिका। ठीक, एकल न्यायपालिका का यहां पे प्रावधान लिख देता हूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है उसके बारे में देखिए, तो जो इसका प्रमुख कार्य है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो संविधान का वर्णन करना। क्या करना? संविधान का वर्णन करना और उसकी रक्षा करना, यानी कि संविधान का व्याख्या करना। ठीक, और रक्षा करना। दूसरा आपका अगर मैं बात करूं कि क्या आ सकता है, तो संविधान की व्याख्या करना। उसके बाद से इसका मुख्य कार्य क्या है? अधिकारों की रक्षा करना। क्या कार्य हो जाएगा? अधिकारों की रक्षा करना। उसके बाद से मैं बात करूं कि और क्या आ सकता है इसमें, लोकतंत्र की रक्षा करना। क्या करना? लोकतंत्र की रक्षा करना। यही इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो उच्चतम न्यायालय का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए अगर मैं बात करूं जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका अगर 28 जनवरी की अगर मैं बात करूं, किसका? 28 जनवरी 1950 का इसका गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसके गठन के टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने जो है कि न्यायाधीश हुआ करते थे उसके बारे में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो न्यायाधीश हुआ करते थे, जो व्यवस्था थी 1+7, यानी कि एक अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य न्यायाधीश हो गए। क्या हो गए? मुख्य न्यायाधीश। और जो 7 हमारे न्यायाधीश आते हैं वो अन्य न्यायाधीश आते हैं, अन्य न्यायाधीश। लेकिन अगर वर्तमान की अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वर्तमान में देखिए वर्तमान में आपके 1+30 है। कितने हैं? 1+30। 1 यानी कि मुख्य न्यायाधीश और आपके अन्य न्यायाधीश कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 30। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चीजें क्लियर हो रही हैं। एक एक चीज मैं क्लियर करने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो इन सारी चीजों को देखते हुए चलिए, आनंद लेके पढ़ते रहिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप लोग आनंद लेके नहीं पढ़ेंगे चीजों में मजा नहीं आएगा। और जिस दिन आप लोग आनंद लेना शुरू कर दिए चीजों में, उस दिन जो है कि मेरी गारंटी ये है कि आपका एक भी पॉइंट छूट के बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा मानना है, अपना जो है कि थिंकिंग है, अपना ओपिनियन है। और आप लोग भी एक बार फॉलो करके देखिए, मजा ना आए तो कहिएगा हमें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और आगे की पॉइंटों को देखते हैं।
अब मैं बात करूं कि जो आपका न्यायपालिका यानी कि न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो न्यायालय में जो जज होते हैं ना, उनके संख्या को घटाना या बढ़ाना किसके हाथ में होता है? न्यायपालिका में जजों की संख्या बढ़ाना या घटाना किसके हाथ में होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो होता है आपका किसके हाथ में? संसद के हाथ में। किसके हाथ में होता है? संसद। ठीक, संसद के ही अनुमति से जो है कि राष्ट्रपति जो है कि इनको नियुक्त करते हैं, यानी कि संख्या में बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। किसके अनुमति से? संसद जब जो है कि किसी लगता है इसको कि यहाँ पे जरूरत है तो ये जो है कि बढ़ा सकती है। और बढ़ाने का मुख्य कार्य कौन करेगा? जब राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देंगे, यानी कि इन्हीं के अनुमोदन पे जो है कि राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंटों को देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो न्यायाधीश बनने की योग्यता है उसको समझिए। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं न्यायाधीश बनने की योग्यता। देखिए ये हमारी हेडिंग हो गई। आपको इसी तरह से हेडिंग नोट्स जब बनाएंगे तो आपको हेडिंग लिखना है। जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं चीजें, उसको आप लोग प्यार से देखिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद से जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूट के बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए आपका तो हमें बताइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप अपना नोट्स उठा के देखिए, फिर क्वेश्चन को मिलाइए, आपका आंसर मिल जाएगा वहां पे। तो देखिए मैं बात करूं कि न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वो क्या होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में जो है कि 5 वर्ष का, यानी कि 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश के पद पे रहा हो, यानी कि कार्य किया हो। या मैं बात करूं कि 10 वर्ष तक वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पे कार्य किया हो। या उसके लिए एक और पॉइंट आता है कि वह राष्ट्रपति के नजर में जो है कि प्रांगत विधि व्यता हो। क्या हो? राष्ट्रपति के नजर में प्रांगत विधि व्यता हो, तो उसे जो है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने की जो है कि सपना पूरा हो सकता है। क्या हो सकता है? सपना पूरा हो सकता है। इसकी नियुक्ति की अगर मैं बात करूं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी नियुक्ति जो है कि संसद के माध्यम से जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वरिष्ठ न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो वरिष्ठ न्यायाधीश की भी नियुक्ति सांसद के माध्यम से ही, जो संसद होती है संसद के माध्यम से ही जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं आगे कि आगे का जो पॉइंट आता है, जैसे न्यायाधीश का कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसी में अगला हेडिंग की मैं बात करूं कि न्यायाधीश का जो है कि आपका कार्यकाल क्या होता है।
न्यायाधीश का कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो देखिए इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। आयु तक होता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि इनकी नियुक्ति से लेकर 6 वर्ष या उससे अधिक 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब आगे मैं बात करूं, या इसी में और जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनका भी जो है कि आपका कार्यकाल यही सेम होता है, 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक होता है। मुख्य न्यायाधीश का जैसे होता है, जितना होता है उतना ही आपका वरिष्ठ न्यायाधीश का भी होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे का पॉइंट देखते हैं। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है उसके बारे में समझिए। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि न्यायाधीश हटाने का प्रस्ताव कैसे होता है, इनको कैसे हटाने की प्रक्रिया जो है कि प्रस्ताव यहां पे लिख सकता हूं, प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके आदेश से क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से जो है कि अगर प्रस्ताव जो है कि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के जो है कि हस्ताक्षर से क्या होता है कि न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब मैं बात करूं कि कि यह प्रस्ताव लोकसभा में जो है आपके 100 मेंबर्स के द्वारा लाया जाता है, जबकि राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 50 मेंबर्स के द्वारा लाया जा सकता है। क्या किया जाता है, लाया जाता है, और न्यायाधीश को उस पद से जो है कि इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए अब तक अगर मैं बात करूं तो महाभियोग का प्रक्रिया जो है आपका अभी तक 2 राष्ट्रपति पे अपनाया गया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनके बारे में आप लोग देखिए, मैं बात करूं कि बी रामास्वामी का, किसका, बी रामास्वामी और दीपक मिश्रा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर जो है कि आपका महाभियोग का प्रक्रिया अपनाया गया था, लेकिन क्या हुआ कि उनसे पहले इन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा सौंप दिया सरकार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें करते हैं। देखिए यह महाभियोग तभी लाया जाता है जब उस पर लगाए गए आरोप जो है कि पूर्ण रूप से सही सिद्ध हो जाएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि महाभियोग का प्रक्रिया जो है कि पूर्ण रूप से तभी लागू होता है जब उस पर जो है कि लगाए गए आरोप जो है पूर्ण रूप से सही सिद्ध हो जाए, सही साबित हो जाए, तभी जो है कि महाभियोग लगाया जा सकता है। उससे पहले महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं लगाया जा सकता है। अब मैं बात करूं इनका शपथ ग्रहण कैसे होता है उसको समझिए। देखिए इनका शपथ जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि जो राष्ट्रपति जो आपके न्यायाधीश होते हैं वो जो शपथ लेते हैं वो किसकी लेते हैं उसके बारे में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो यह संविधान की विधि एवं मर्यादा, संप्रभुता, अखंडता और योग्यता तथा विवेक और पक्षपात पूर्ण और अनुराग एवं द्वेष की शपथ लेते हैं। अनुराग एवं द्वेष की शपथ लेते हैं, अखंडता की शपथ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद से अगर मैं बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कौन थे आपके, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में आपके कौन है आप लोग जानते हैं, बोबड़े साहब हैं, तो उनको भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद से जो आपका आता है एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 125 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इसमें क्या कहा गया है कि न्यायाधीशों का वेतन जो होता है वो कौन तय करती है, तो संसद तय करती है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि न्यायाधीश का वेतन संसद तय करती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बात करूं मैं
तो आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद आता है आपका जो है कि 126, यानी कि आर्टिकल 126 आता है। उसके बारे में समझिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो कार्यकारी न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं, जो एग्जीक्यूटिव जस्टिस की अगर मैं बात करूं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, कार्यकारी न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो आर्टिकल 127 आता है उसको समझिए। ये सारे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 127 की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है उसको आप लोगों को ध्यान से रखना है। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उसके बारे में, उसकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब तदर्थ न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं कि मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी होती है तो उस दौरान किसी कार्य को संपन्न करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं। और जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तो इनको जो है कि हटाया भी जा सकता है या किसी और कार्य के लिए आगे भी रखा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे मैं बात करूं और इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे होती है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति से जो क्या करते हैं कि किसी हाई कोर्ट के जो है कि आपके वरिष्ठ न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं उनको नियुक्त कर लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है कि नियुक्त कर सकते हैं। इन्हें वही सभी सुविधाएं दी जाती हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो है कि अन्य न्यायाधीशों को मिलती हैं। वो सारी सुविधाएं इन्हीं को प्रदान की जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं जो आर्टिकल आता है आपका 128 उसके बारे में। तो देखिए आर्टिकल जो आपका आता है 128 यानी अनुच्छेद 128 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या दिया गया है, तो देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं उनका वर्णन है इसमें, यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इन्हें वही सभी वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं जो यहाँ के न्यायाधीश को मिलती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि सारी वेतन भत्ते की अगर मैं बात करूं, भत्ते वेतन और सुविधाएं, इन सारी सुविधाएं वही मिलती हैं जो आपके मुख्य न्यायाधीश के जो है कि मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत जितने भी न्यायाधीश आते हैं जो सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं, वही सुविधाएं इनको भी प्रदान की जाती है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर हैं उनके बारे में देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के शक्तियां, समझिए मेरे प्यारे दोस्तों इनकी शक्ति के बारे में। तो देखिए इसके अंतर्गत आर्टिकल आता है आपका, क्या आता है, अनुच्छेद 131 की अगर मैं बात करूं कि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझिए क्या है इसमें। इसका जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके बारे में वर्णन है। क्या है मूल क्षेत्राधिकार? अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद है उसका निपटारा करता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य, केंद्र प्लस राज्य के मध्य विवाद का निपटारा करता है। तो इसका 131 आर्टिकल के अंतर्गत यही आता है कि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है और
केंद्र प्लस राज्य के मध्य जो विवाद होता है उसका निपटारा करता है। अब मैं बात करूं कि जो आर्टिकल आता है आपका 132, 33 और 34 उसके बारे में देखिए। तो अनुच्छेद 132, 133 और 134, इसके लिए एक हमारे पास ट्रिक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रिक SDF, यानी कि 132 में S, 133 में D और ये हो गया आपका F 134 में। अब इसका मतलब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, S का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है। तो S का मतलब जो है कि संवैधानिक मामले होते हैं, संवैधानिक मामले। D का मतलब होता है आपका दीवानी मामले, दीवानी मामले। F का मतलब होता है फौजदारी मामले। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? फौजदारी मामले। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, यानी कि संवैधानिक मामले, दीवानी मामले और फौजदारी मामले आपके जो है कि इस अनुच्छेद में दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग चीजों को याद कर सकते हैं। SDF हमारा ट्रिक हो गया 132, 33, 34, यानी कि S में संवैधानिक मामले, D में आपका दीवानी मामले, F में फौजदारी मामले। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दीवानी मामले कौन होते हैं आपके, आप लोग समझ चुके होंगे। जो आपके जमीन उमीन से विवाद होता है उसको दीवानी मामले कहते हैं। फौजदारी मार काट वाला जो भी हो जाता है वो फौजदारी हो गया आपका। संवैधानिक मामले की अगर मैं बात करूं तो जो आपके किसी संवैधानिक पद के मामले होते हैं उसके बारे में अगर आपका विवाद हो गया तो आपके लिए ये लागू हो जाता है अनुच्छेद 32। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे मैं बात करूं कि जो आर्टिकल आता है आपका 137 उसके बारे में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि आर्टिकल 137 क्या कहता है। तो अब मैं बात करूं कि जो आपका आर्टिकल जो आता है अनुच्छेद 137 उसके बारे में समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या है, किसकी अगर मैं बात करूं तो न्यायिक पुनः जो है कि विचार की अगर मैं बात करूं, न्यायिक पुनरावलोकन, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं ज्यूडिशियल रिव्यू। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 137 में आपकी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपका सुप्रीम कोर्ट किसी जो है कि मामले की सुनवाई जो है कि पूर्ण कर लेती है, क्या कर लेती है, मामले की सुनवाई जो है कि पूर्ण कर लेती है, लेकिन फिर से उस पर अगर दोबारा वो सुनवाई करती है, क्या करती है, दोबारा सुनवाई करती है, तो उसी को आपका जो है कि ज्यूडिशियल रिव्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? जब दोबारा उसी मामले की सुनवाई करती है तो उसे ज्यूडिशियल रिव्यू बोला जाता है। लेकिन यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, किसी अन्य न्यायालय को नहीं प्राप्त है। ये शक्ति की अगर मैं बात करूं, ये शक्ति सिर्फ किसे प्राप्त है मेरे प्यारे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो आर्टिकल आता है 129 उसके बारे में, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 129 आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि जो अभिलेखीय न्यायालय होते हैं, अभिलेखीय, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जो अभिलेखीय न्यायालय होते हैं उनका जो प्रमुख कार्य होता है उसको समझिए। प्रमुख कार्य, इनका प्रमुख कार्य यह है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय या उनके द्वारा किया गया कोई और कार्य की अगर मैं बात करूं, कार्यवाही की, तो उस कार्यवाही और निर्णय को जो है कि आपका जो है कि फैलाना, उसको स्प्रेड करना। क्या करना? उसको स्प्रेड करना, यानी कि सार्वजनिक रूप से उसको फैलाना। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अभिलेखीय न्यायालय होते हैं इनका कार्य क्या होता है, तो इनका प्रमुख कार्य की अगर मैं बात करूं तो इनका प्रमुख कार्य देखिए, इनका प्रमुख कार्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
जो भी कार्य किया जा रहा है और उसके द्वारा जो निर्णय आ रहा है, यानी कि कार्यकारी और निर्णय को सार्वजनिक करना। क्या करना? सार्वजनिक करना। ये इसका मुख्य कार्य है। क्या है इसका मुख्य कार्य है? इसी को जो है कि अभिलेखीय न्यायालय बोला जाता है। अगर कोई भी अवमानना करता है ये हमारा जो है कि आपका अभिलेखीय न्यायालय, तो उस पे जो है कि इसको दंड दे सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट इसको दंडित कर सकती है। अब आता है अनुच्छेद। इसके संबंध में अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद आता है आपका 144। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? 144। अब इसके बारे में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में कार्य करने वाले सभी सिविल सेवा और अन्य अधिकारी, न्यायिक क्षेत्राधिकार और अन्य पदाधिकारी इसके अधिकार क्षेत्र में कार्य करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 144 के अंतर्गत क्या होता है कि भारत में कार्य करने वाले सभी सिविल सेवा अधिकारी, सभी सिविल सेवा अधिकारी और अन्य अधिकारी, क्या? सभी सिविल सेवा अधिकारी और न्यायिक क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी जो होते हैं, तो मैं यहाँ पे अन्य अधिकारी में लिख सकता हूं न्यायिक क्षेत्राधिकार, न्यायिक क्षेत्राधिकार वाले जितने भी अधिकारी होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि उसके दायरे में रहकर जो है कि कार्य को करेंगे, यानी कि कार्य को करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे जो है कि अगले वीडियो में राज्य सरकार के बारे में। किसके बारे में? राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे, पढ़ने वाले हैं। इसके लिए भाग आता है आपका 6 और आपका जो आर्टिकल आता है अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो आपका आता है, आपका कितना आता है? 152 से लेकर 237 तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल आते हैं तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले उसको ज्वाइन करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके पास में एक बेल बटन भी होगा, घंटी, उस घंटी को दबा दें ताकि आपको निरंतर जो है कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नई एनर्जी के साथ और आपको लेकर राज्य सरकार के बारे में। तो आज के लिए इतना ही और जय हिंद।